नमस्कार दोस्तों। मेरा बिजनेस डूब गया था और मेरे दोस्तों ने कर्ज के बदले में मेरी पत्नी के साथ एक रात बिताने की मांग रखी थी। और फिर मैंने एक रात के लिए अपनी पत्नी को तैयार किया, इस बात के लिए तैयार किया, और मैं बगल वाले कमरे में छुपकर बैठ गया। कुछ समय बाद मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया तो मेरे तो पसीने ही आने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो, आपको पता है क्या, एक पुरुष के लिए सबसे कठिन काम क्या होता है? पुरुष के लिए सबसे कठिन काम होता है अपने पत्नी का सौदा करना। और ये सौदा करने के लिए मैं बहुत मजबूर हो गया था। मेरी पत्नी ही मेरे सामने काले रंग की सिल्क की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। काले घने लंबे बाल, दूधिया रंग और सुंदर बड़ी बड़ी आँखें। उसका ये श्रृंगार हमेशा मेरा ध्यान भटकाता, लेकिन आज उसका ये श्रृंगार किसी और के लिए है। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये सब मुझे पता था। मैंने खुद उसे इस बात के लिए इजाज़त दी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और अपनी नज़र नीचे कर ली। इस समय मुझ पर क्या बीत रही थी ये बस मैं ही जानता था। मेरी दोस्त की गाड़ी बाहर खड़ी थी और उसका ड्राइवर मेरी पत्नी के आने की राह देख रहा था ताकि वो उसे होटल तक छोड़ आए। आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मनहूस रात थी, लेकिन सुबह की रोशनी मुझे मेरे सारे कर्ज से मुक्ति दिलाने वाली थी। लेकिन ये काली रात ख़त्म हो ही नहीं रही थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मेरी आँखों के सामने सिर्फ मुझे अपनी पत्नी का चेहरा नज़र आ रहा था। मुझे मेरे दोस्त की वो चिढ़ाने वाली हंसी सुनाई दे रही थी और मेरे कानों में अपने पत्नी की रोने की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। मेरी आँखों से आंसू की धार बह रही थी और उसकी आँखों में मजबूरी के आंसू आ रहे थे। मेरा दम घुट रहा था और मैं उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मेरा सिर फट जाएगा। मेरे लिए ये सबसे कठिन वक्त था कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मैं घर के बाहर निकला और सीधे होटल पहुंचा जहां मेरी पत्नी थी। जैसे जैसे मैं होटल के करीब पहुंच रहा था, मेरी हालत और ख़राब होती जा रही थी। मेरी आंखों में मानो खून उतर गया हो और लग रहा था कि मैं अपने ही दोस्त का खून कर दूं। मैं कर्जदार तो पहले ही था, अब खूनी भी बन गया होता। लेकिन मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पहुंचा और रिसेप्शन पर होने वाले व्यक्ति को अपना नाम बताया और उससे पूछा कि ये रूम नंबर कहाँ है। तब वो अजीब सा हंसा और कहने लगा कि आज की रात के लिए यह स्पेशल रूम बुक है, और ये भी कहा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरे दोस्त का ड्राइवर मुझे कुछ एडवांस पैसे देकर चला गया था। मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे उन्हीं के बगल का कमरा चाहिए। मैंने उस कमरे की चाबी ली और वहाँ से चला गया। दोनों कमरे की गैलरी अलग थी, बस बीच की दीवार एक थी। मैं उस दीवार से कूदकर उस दोस्त के कमरे की गैलरी तक पहुँच गया। मेरी जेब में उस समय धारदार चाकू था और मैंने सोच लिया कि आज उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। जैसे ही मैंने गैलरी का कांच का दरवाज़ा खोलकर पर्दा एक तरफ किया, सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे हाथ का चाकू छूटकर ज़मीन पर गिरा। मेरा पूरा शरीर थर-थर काँपने रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त की बात सुनकर मैंने नज़र झुका ली थी। हम
एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मेरे सामने कई प्रकार के बर्गर थे। मेरे सामने बैठा मेरा दोस्त मेरी तरफ एकटक देखे जा रहा था और मुझसे कहने लगा कि तुम अच्छी तरह से सोच लो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें समय चाहिए तो ले लो, लेकिन सिर्फ आज की रात। शायद उसके लिए यह कहना आसान था, पर मेरे लिए ये सुनना बहुत कठिन था। लेकिन उस समय मैं कर्ज में डूबा हुआ था और इतना कर्जदार था कि अपनी पत्नी के बारे में इतना सब कुछ सुने जा रहा था। मुझे चुप देखकर मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम कुछ खा तो लो, इसके पैसे नहीं लूँगा। फिर वह हंसने लगा और बोला कि तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ये नॉर्मल है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे पार्टनर खुद की बीवियों को होटल के रूम में भेजते हैं। करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट एक रात में साइन किए जाते हैं। तुम भी माला माल हो जाओगे। मैं अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाए उसकी वाहियात बातें सुने जा रहा था। मुझे बस इतना ही पता था कि लाचारी और मजबूरी ही इंसान को समाज के रंग दिखाते हैं। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े ही स्वाद से बर्गर खाए जा रहा था। मुझे याद आ रहा था कि कभी मैं बहुत घमंड से ये कहता था कि जिस आदमी को इज्जत प्रतिष्ठा नहीं, उसे पुरुष कहलाने का भी कोई हक नहीं। और आज जो मैं अपनी पत्नी के बारे में सुन रहा था, वो मौत से भी ज़्यादा था। आप लोगों ने कई ऐसी औरतों को देखा होगा जो मजबूरी के कारण दूसरों के सामने खुद को बेचती हैं, लेकिन मैं पहला ऐसा पुरुष हूँगा जो मजबूरी में खुद की ही पत्नी को एक रात के लिए सौदा कर रहा हूँगा। वो पत्नी जो हमेशा भगवान की पूजा में लगी रहती है। आज तक मेरे सिवा किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, छूने की तो बात ही दूर है। मुझे आज भी याद है, जब हम किसी शादी में जाते थे तो साक्षी अपनी ओढ़नी को अपने सिर पर लेकर खुद को ढककर चलती थी। तब मैं उसे कहता था कि तुम क्या खुद को एकदम ढक मूंद कर चलती हो? बाकी की औरतें सुंदर सा मेकअप और सज धज के आती होंगी। मुझे लगता है कि तुमने भी सुंदर सा मेकअप करके अच्छे से तैयार होना चाहिए, ताकि सभी कहें कि मिहिर की पत्नी कितनी सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वो मुझसे कहती कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ मिहिर। मुझे लगता है कि तुम्हारे सिवाय मुझे कोई और ना देखे। साक्षी के वो बोल आज मेरे कानों में घूम रहे थे। मेरी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। मैं अपनी पवित्र पत्नी का सौदा करने निकला था। नहीं, मुझे ये सब मंजूर नहीं। मेरे दिल की बात मेरे मुंह पर आ गई। मेरे दोस्त के हाथ में जो बर्गर था वो हाथ में ही रह गया। एक पल के लिए तो वो मुझे देखते ही रह गया और बोला कि कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे 70 लाख दे दो। मेरे दोस्त की उदासीनता देखकर मेरे आंसू मेरे गले पर आ गए। सच कहूँ तो मैं एक कमज़ोर आदमी नहीं था, बहुत मजबूत दिल का था, लेकिन आज मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था। मैंने फिर कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था मैं एक रात में नहीं कर सकता। तब वो बोला कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और वक्त नहीं दे सकता। मेरे पास बस आज का ही रात है। या तो तुम मुझे मेरे पैसे दे दो या फिर इस बात के लिए राज़ी हो जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। माहौल ठंडा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वहाँ दम घुट रहा था। पता नहीं कैसे मैं अपने घर पहुँचा था। रात के 1 बज गए थे। मैंने बेल बजाई और कहा कि मैं हूँ। तुरंत ही साक्षी ने दरवाज़ा खोला। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपकी राह देख रही हूँ। मैं उसे क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और दबे पाँव अपने कमरे में जाने लगा। वो मेरे पास आई और बोली, मिहिर, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द है। अच्छा, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। मतलब वहाँ खाने के लिए तो बहुत कुछ था,
लेकिन मेरे दोस्त की बातें सुनकर मेरी भूख मर गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मिहिर, क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मैं खाना गर्म करती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। साक्षी की यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरी आंखों में देखकर मेरे मन की बातें जान लेती थी। शायद पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर वो खाना गर्म करके ले आई। खाने में था भी क्या, खाने के नाम पर चटनी और सूखी रोटी। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और एक नज़र अपनी निष्ठावान पत्नी पर, जिसने हर कठिन परिस्थिति में मेरा साथ दिया था। कभी मुझसे कोई शिकायत तक नहीं की। तुमने मेरे लिए क्या किया है? मुझे शांत देखकर वो मेरी तरफ देखने लगी और फिर सारा खाना उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। फिर पूछने लगी कि क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? क्या वो राजी हैं तुम्हारी मदद करने के लिए? मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाने से पहले साक्षी को कह दिया था कि वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो शर्त उसने रखी थी वो मुझे स्वीकार नहीं थी। मैंने साक्षी को सिर हिलाते हुए मना किया और कहा कि वो राजी नहीं है हमारी मदद करने के लिए। मेरी बात सुनकर साक्षी का चेहरा मुरझा गया, लेकिन फिर भी मुझे धीरज बांधते हुए बोली, आप चिंता मत करो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि वो कल ही पैसे मांग रहा है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे इतने कम समय में? आप उससे थोड़ा और समय मांग कर देखिए ना। मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ बेच दिया था। मेरे पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी मुझे अपने दोस्त की बात याद आई, जो कहने लगा कि जिसके पास इतनी सुंदर पत्नी हो उसे और क्या चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो तो तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम माला माल भी हो जाओगे। तुम होश में तो हो? तुम क्या कहे जा रहे हो? मैंने गुस्से में उससे कहा। और तुमने कब साक्षी को देखा? तब वो बड़ी ही अजीब तरीके से हंसा और बोला कि देखने वाले को बस नज़र होनी चाहिए, चाहे कोई किसी को 7 पर्दों के अंदर क्यों ना छुपा ले। तुम फल खाओ, पेड़ गिनते मत। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा और कैसे देखा, इन सब बातों को छोड़ो। अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो मैं सामने वाली पार्टी से बात करता हूँ। अगर कुछ रात तुम्हारी बीवी मेरी मर्जी के हिसाब से चली तो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। जैसे जैसे मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर का उपभोग कर लूँगा वैसे वैसे तुम माला माल होते जाओगे। कितना बेशर्म और गिरा हुआ इंसान था वो। अगर मैं कर्जदार नहीं होता तो कब का ही मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे मार दिया होता। कर्जदार लोगों की दूसरे की नज़रों में कोई कीमत नहीं होती है। रात में यही सब सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही कोई तो हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाए जा रहा था। मेरी और साक्षी की आँख अचानक से खुली। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस के साथ गेट पर खड़ा था। वो पुलिस से कहने लगा कि इस इंसान ने मुझे पैसे देने हैं, लेकिन वो लौटाने से साफ इनकार कर रहा है और इसके पास मुझे देने के लिए फुटी कौड़ी तक नहीं है, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। वो ऑफिसर मुझे गिरफ्तार करता तब तक साक्षी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि आप इन्हें पकड़कर मत ले जाइए, ये बेईमान नहीं है, हमें बस थोड़ा समय चाहिए। तब वो हंसते हुए कहने लगा कि मैंने तो चीज़ें बहुत आसान कर दी थी, लेकिन तुम्हारे पति को ही मंजूर नहीं है। ये तो कर्ज चुकाने तक के ही लायक नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है उसे मैं कैसे वक्त दे दूँ? तुम्हारी बताओ, क्या तुम मेरे पैसे लौटा सकती हो? तब साक्षी कहने लगी कि
मैं लोगों के कपड़े सिलकर हर महीने जितना ज़्यादा बन पड़ेगा मैं उतने पैसे आपको दे दूँगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारे पति को मुझे 70 लाख देने हैं, 70,000 नहीं। बाद में वो पुलिस से कहने लगा कि साहब ले जाइए इसे और जेल में डाल दीजिए। तब साक्षी उसके हाथ जोड़ने लग गई और बोली कि प्लीज़ आप इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो, लेकिन अगर तुम्हारा पति मेरी शर्त मानता है तो। तब साक्षी मुझसे कहने लगी कि आप इनकी शर्त क्यों नहीं मान लेते? मैं इनकी शर्त नहीं मान सकता। तुम्हें कुछ पता नहीं है साक्षी, तुम अंदर जाओ। लेकिन शायद साक्षी को मुझे पकड़कर ले जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फिर से उससे बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं राजी कराऊंगी इन्हें आपकी शर्त मानने के लिए, पर आप इन्हें गिरफ्तार मत करवाइए। मेरे दोस्त ने पुलिस वाले को इशारा किया और वे गाड़ी में बैठकर चले गए। तब वो बोला कि हम सब अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो घर के अंदर आकर बैठ गया, लेकिन इस बार वो सिर्फ साक्षी से ही बात किए जा रहा था। मैंने मिहिर से पहले ही कह दिया था कि अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या है ना, पैसा के मामले में मैं बहुत ही नीच इंसान हूँ। मैं अपना नुकसान कभी भी करके नहीं लेता। साक्षी बोली कि आप बताइए मिहिर को क्या करना है। वो साक्षी को ऊपर से नीचे तक एकटक देखे जा रहा था और मेरा खून अंदर से उबल रहा था। फिर वो बोला कि क्या तुम्हें मिहिर ने बताया नहीं कि मैंने क्या शर्त रखी है? नहीं तो, साक्षी बोली। तब वो बोला कि अगर आप अपना मन बना ले तो आपके पति का कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। वो धीरे धीरे साक्षी के पास आते जा रहा था। उतने में मैं बीच में आ गया और उसे हाथ से पीछे किया और कहा कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और तुम अब जाओ यहाँ से। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मुझे पुलिस को दे दो या फांसी पर लटका दो। साक्षी रोने लग गई और बोली कि मिहिर, तुम हो तो मैं हूँ और मैं तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। मुझे पूछने तो दो कि आखिर उसकी शर्त क्या है। साक्षी, तुम्हें नहीं पता ये कितना नीच इंसान है और जो यह कह रहा है वो मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। उतने में उसने साक्षी को वो शर्त बता दी। साक्षी तो ये सुनकर एक बुत जैसी ही बनकर रह गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुका ली और वो रोती रोती अपने कमरे में चली गई। आगे वो कहने लगा कि अगर तुम्हारी पत्नी राजी हो जाती है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था और अभी भी साक्षी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, और जब आई तो रो रो कर अपने आंखें सुजा ली थी। वो मेरे पास आई और बोली कि तुम तुम्हारे दोस्तों से कह दो। मैं तो उसे हैरानी से देखता ही रह गया। मुझे उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा कि साक्षी, मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। तुम अब मेरी परीक्षा मत लो, लेकिन मिहिर, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भी नहीं देख सकती। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मेरा क्या होगा? वैसे भी मैं इस घर में असुरक्षित ही रहूँगी ना। साक्षी का कहना भी सही था कि अगर मैं जेल में चला गया तो मेरे पीछे उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो कैसे खुद को बचा पाएगी? फिर भी ये सब करने के लिए मेरा मन राजी नहीं था। मैं कैसे अपनी पत्नी को इस दलदल में धकेल सकता था? जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो थक हार कर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन उसने अपने ड्राइवर के साथ एक शाही ड्रेस भिजवाया मेरी पत्नी के लिए, और जिसे पहनकर उसे होटल तक जाना था। मैंने अपने फैसले बदल दिया और साक्षी के जाने के बाद मैं बेचैन सा हो गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं होटल पहुंचा। वहां से बगल वाले कमरे की चाबी ली और मेरे दोस्तों के कमरे की गैलरी में कूदा।
जब मैंने वो कांच का दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर मैं हक्का बक्का ही रह गया था। साक्षी मेरे दोस्तों की बाहों में थी। मुझे तो लगा कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मिहिर ये एक ईमानदार आदमी है और जिस वजह से मुझे भी एक अच्छी और समझदार पत्नी होने का नाटक करना पड़ा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। देखा ना मेरा दिमाग, मैंने उसके पैसे और पत्नी दोनों ही हड़प लिया और उस बेवकूफ़ को लग रहा है कि उसने मेरा नुकसान किया है और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे याद आने लगा था कि जब वो पार्टनरशिप करने आया था तब मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री उसकी थी, लेकिन पैसे मैंने लगाए थे। हमने लाखों रुपए के कपड़े खरीदकर फैक्ट्री के गोदाम में रख दिए थे ताकि जल्दी से जल्दी हमें छोटे बच्चों के गारमेंट्स तैयार करवा के मुनाफा कमा सके। लेकिन एक रात उसका फ़ोन आया कि मिहिर फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब कुछ जलकर खाक हो गया था और वो रोते रोते मेरे पास आया और बोला कि मिहिर, तुम्हारा सारा सामान जलकर खाक हो गया, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, अब तुम दिवालिया हो गए। मिहिर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामान को बचा नहीं सका। मैं तो वहाँ बेहोश होकर नीचे गिर गया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ साक्षी मुझसे ये कहने लगी कि उसने अपने सारे गहने बेचकर अस्पताल का बिल भरा है और वो ये भी कह रही थी कि तुम्हारे माल को छोड़कर मैंने 70 लाख का और माल खरीदा था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन दोनों ने पहले ही सारा सामान बाहर निकाल लिया था और जो माल जला हुआ था वो सब खराब था। मुझे ये सब फंसाने के लिए किया गया ताकि मेरी आंखों में धूल झोंक कर ये सब मौज कर सके। खैर, मैंने इन दोनों की बात भी सुन ली और अपने फ़ोन में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड भी की, जिसे मैंने सीधे पुलिस वालों के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने भी पूरी जांच पड़ताल करके ये वीडियो की मदद से सबूत इकट्ठे किए और मेरे दोस्त और मेरी जान से भी प्यारी पत्नी को गिरफ्तार